हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके रीट और पटवार जैसे एग्जाम में कम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1 लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसने पार्ट 1 नहीं देखी, वो आई कार्ड में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपये उधार लेता है। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपये उधार लेता है उसे कहते हैं रेपो दर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से भी बुलाया जाता है। इसका आंसर है, राष्ट्रीयकृत बैंक को सरकारी क्षेत्र का बैंक के नाम से भी जाना या बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। इसका आंसर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण सन 1970 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी सन 1964 में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं आर्बिट्रेज। किसी स्थान पर किसी वस्तु को या मुद्रा को कम मूल्य पर खरीद कर अन्य स्थान पर ऊंचे मूल्य पर भेज दी जाए तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की 1 अप्रैल 1969 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था सन 1951 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैंक दर से क्या अभिप्राय है। बैंक दर से अभिप्राय है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। बैंक दर से अभिप्राय है, वह दर या वह रेट जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाने और व्यय करने का अधिकार किसे है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाने और व्यय करने का अधिकार है केंद्र और राज्य सरकारों के पास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष कर क्या होता है। इसका आंसर है, प्रत्यक्ष कर वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जिस व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है, यह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इफ़्को क्या है। इफ़्को, इसका आंसर है, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। इफ़्को है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मंदड़िया किसे कहते हैं। इसका आंसर है, स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमत गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है। स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमत गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेच देता है, इसे मंदड़िया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। इसका आंसर है, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1955 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक की संस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, SLR। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एस्टेट ड्यूटी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए समय लगाए जाने वाले कर को कहते हैं एस्टेट ड्यूटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं उन्हें कहते हैं तेजड़िया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? उसको कहते हैं हार्ड करेंसी। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। चलिए अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका आंसर है मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्थान कौन सी है? भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्थान है नाबार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन से हैं? इसका आंसर है बचत का सृजन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। पूंजी निर्माण के 3 चरण हैं बचत का सृजन, बचतों का संगठन और वास्तविक निवेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? कोंकण रेल परियोजना सन 1990 में आरंभ की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बैंक दर किस नीति से संबंधित है? इसका आंसर है बैंक दर मौद्रिक नीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? इसका आंसर है वैधानिक तरलता अनुपात पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्राइसिल किसका संक्षिप्त रूप है? क्राइसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्राइसिल के फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया? केंद्र सरकार द्वारा 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? इसका आंसर है विनिर्माण हब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक है? इसका आंसर है ICICI बैंक इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है सन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई है जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह है? इसका आंसर है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड है जिससे बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेते हैं? वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेते हैं उसे कहते हैं रेपो रेट या रेपो दर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्न नाम से भी बुलाया जाता है? इसका आंसर राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्न नाम सरकारी क्षेत्र का बैंक के नाम से भी बुलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसे कहते हैं हार्ड करेंसी। चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब से लागू की गई? इसका आंसर है 1 फरवरी 1969 को यह नीति लागू की गई। बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यवसायिक बैंक था जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंध का था? इसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा पहला भारतीय व्यवसायिक बैंक था जो पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व और प्रबंध का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संकट के समय में वाणिज्य बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर चलनिधि का काम कर सकती है वह है? इसका आंसर है SLR। संकट के समय वाणिज्य बैंकों की आरक्षितियां बतौर बफर चलनिधि काम कर सकती है वो है SLR। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है धन शोधन से तात्पर्य है? इसका आंसर है अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। धन शोधन से तात्पर्य है अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गतावधि चेक होता है? इसका आंसर है वह चेक जिसके जारी होने की तारीख से 6 महीने पूरे हो गए हैं उसे गतावधि चेक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण है? विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में खुलने वाला पहला बैंक है? इसका आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि सन 1770 में खुला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में खुलने वाला पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि सन 1770 में खुला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चेक सिस्टम जारी करने वाला भारत का पहला बैंक है? इसका आंसर है बंगाल बैंक द्वारा पहली बार सन 1784 में चेक सिस्टम जारी किया गया था। चेक सिस्टम जारी करने वाला भारत का पहला बैंक है बंगाल बैंक लागू किया था सन 1784 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बचत खाता खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट बैंक द्वारा पहली बार सन 1830 में बचत खाता खोला गया था। प्रेसिडेंट बैंक द्वारा भारत में पहली बार सन 1830 में बचत खाता खोला गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में खुलने वाला पहला विदेशी बैंक है? इसका आंसर है कॉम्प्ट्रॉयड एस्कॉम्प्टे डे पेरिस ऑफ फ्रांस सन 1866 में खुला था। ठीक है, भारत में खुलने वाला पहला विदेशी बैंक है कॉम्प्ट्रॉयड एस्कॉम्प्टे डी पेरिस ऑफ फ्रांस सन 1866 में खुला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वर्तमान में कार्यरत भारत का सबसे पुराना बैंक है? इसका आंसर है इलाहाबाद बैंक वर्तमान में कार्यरत भारत का सबसे पुराना बैंक है। चलिए अगला प्रश्न। विदेश में शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक है? इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया ने सन 1946 में भारत के बाहर लंदन में पहली बार अपनी शाखा खोली थी। विदेश में शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ इंडिया जिसने खोली सन 1966 में भारत के बाहर लंदन में अपनी पहली शाखा खोली थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। म्यूचुअल फंड आरंभ करने वाला प्रथम बैंक है? म्यूचुअल फंड आरंभ करने वाला प्रथम बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक है? इसका आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है। चलिए अगला प्रश्न। ATM सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक है? इसका आंसर है HSBC। HSBC ATM सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक है। चलिए अगला प्रश्न। इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक है? इसका आंसर है ICICI बैंक इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक है। चलिए अगला प्रश्न।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है मनीला, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अगला प्रश्न, भारत में किस फसल के मामले में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही? भारत में गेहूं की फसल के मामले में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हरा सोना किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चाय को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सफ़ेद सोना कपास को कहा गया है, काला सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना कपास को कहा गया है और काला सोना कहा जाता है कोयले को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? लिक्विड स्वर्ण किसे कहा जाता है? इसके बाद लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड या द्रव स्वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला थी KJ उदेशी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बैंक दर अर्थ है? इसका आंसर है ब्याज की वह दर जिसमें केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों से ऋणों पर वसूल करता है। ब्याज की वह दर जिसे केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों से ऋणों पर वसूल करता है उसे कहते हैं बैंक दर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? भारत के विदेशी विनिमय कोष में शामिल किया जाता है विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR। ठीक है, ये तीनों चीज़ें भारत के विदेशी विनिमय कोष में सम्मिलित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के नई दिल्ली में अपना कार्यालय खोला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल मछली उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी? इसका आंसर है साख समिति भारत में गठित पहली सरकारी समिति थी। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित थी? इसका आंसर है शेयरों से। चंद्रशेखरन समिति शेयरों से संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सरकार कोषागार विपत्रों को सुरक्षित कोष के आधार पर नोट निर्गमन करती है तो उसे कहा जाता है? सरकार कोषागार विपत्रों को सुरक्षित कोष के आधार पर नोट निर्गमन करती है उसे कहा जाता है कोषागार विपत्र प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नोट निर्गमन का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत 100% बहुमूल्य धातु रखी जाती है कहा जाता है? नोट निर्गमन का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत 100% बहुमूल्य धातु रखी जाती है उसे कहा जाता है चलन सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जब यह निश्चित कर दिया जाए कि देश का केंद्रीय बैंक एक सीमा से अधिक किसी भी हालत में नोट निर्गमित नहीं कर सकता तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? जब यह निश्चित कर दिया जाए कि देश का केंद्रीय बैंक एक सीमा से अधिक किसी भी हालत में नोट निर्गमित नहीं कर सकता तो उस प्रणाली को कहा जाता है अधिकतम विश्वास आश्रित प्रणाली। ठीक है, अधिकतम विश्वास आश्रित प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष व राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सन 1956 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब से लागू की गई?
बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति लागू की गई थी 1 फरवरी 1969 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करते समय किसी भी राष्ट्र को अपनी मुद्रा का मूल्य निर्धारित करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करते समय किसी भी राष्ट्र को अपनी मुद्रा का मूल्य निर्धारित करना होता है स्वर्ण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत देश की मुद्रा का मूल्य किसी मूल्यवान धातु की इकाई में निश्चित कर उसे स्थिर रखने की प्रयास किया जाता है उसे कहते हैं। एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत देश की मुद्रा का मूल्य किसी मूल्यवान धातु की इकाई में निश्चित कर उसे स्थिर रखने की प्रयास किया जाता है उसे कहते हैं मुद्रामान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है राज्य वित्तीय निगम की स्थापना हुई सन 1951। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मांग मुद्रा क्या है? इसका आंसर है एक दिन या रात भर के लिए उधार ली गई या दी गई मुद्रा। मांग मुद्रा है एक दिन या रात भर के लिए उधार ली या दी गई मुद्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रा विनिमय का माध्यम है शास्य। मुद्रा विनिमय का माध्यम है देश के समस्त भुगतान मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय का माध्यम या आशय है देश के समस्त भुगतान मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। राजकोषीय नीति के उपकरण हैं। इसका आंसर है सार्वजनिक ऋण। राजकोषीय नीति का उपकरण है सार्वजनिक ऋण। अगला प्रश्न। ग्रेशम का नियम है। इसका आंसर है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ग्रेशम का नियम यह है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। चलिए अगला प्रश्न। जब कोई बैंक अपने ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज वसूलता है तब कंपनी की स्थिति कैसी समझी जाती है? इसका आंसर है अच्छी। जब भी कोई बैंक अपने ग्राहकों से ज़्यादा ब्याज या ज़्यादा ऋण वसूलता है तब कंपनी की स्थिति अच्छी समझी जाती है। ठीक है, जैसे HDB ये अपने ग्राहकों से ज़्यादा ऋण वसूलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्न नाम से भी बुलाया जाता है। इसका आंसर है सरकारी क्षेत्र का बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त करें? इसका आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्य किसी स्थान पर उच्च मूल्य पर बेच दी जाए तो इस क्रिया को कहते हैं आर्बिट्रेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? इसका आंसर है वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इफ्को क्या है? इसका आंसर है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। इफ्को की फुल फॉर्म है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। चलिए अगला प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। चलिए अगला प्रश्न। मंदड़िया किसे कहते हैं? इसका आंसर है स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करता है उसे मंदड़िया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को कहते हैं एस्टेट ड्यूटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किए? इसका आंसर है मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था कौन है? भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था है नाबार्ड। ठीक है, चलिए गाइस ये थे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं। इसके ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू तनिष्क स्टडी ऐप और बेस्ट ऑफ लक योर रीड एंड प्रिपेयर एग्जाम। थैंक यू।